जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेन जेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग पीछे के लेक्चर में 120 प्रश्नों को किए थे। जितने सारे प्रश्न किए थे वह बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको मैं कराने वाला है। 120 प्रश्नों को किए थे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो जितने भी सारे साथी मित्रगण हैं जो सीटेट की तैयारी करते हैं, उसके बाद यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं और यू टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जितनी सारी क्लास रखी गई है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है एग्जाम के पर्पज से। तो आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में जितनी सारी वीडियो है 4 पार्ट तक वीडियो बन गई है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। ये जितनी सारी वीडियो है आप लोग को ये सीटेट के एग्जाम हो गया, रीट का एग्जाम हुआ, एपी टेट का एग्जाम हुआ, उसमें बहुत आपके लिए प्रतिभाशाली होगी। बहुत बेहतरीन प्रश्न है रखे गए हैं। तो हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। इसी तरह का आप लोग के लिए वीडियो मैं बनाते रहेंगे और आप लोग का जो सीटेट का एग्ज़ाम है, यूपी टेट हुआ, रीट हुआ, यू टेट हुआ, ये सब आप लोग के एग्जाम को क्वालिफाई कर किसी भी कीमत पर ये जो गेन जेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म है ये छोड़ेगा। तो आप लोग जरूर हमको फॉलो करिएगा और आप लोग हैं तो एक परिवार के जैसा हैं। तो हम लोग अपने प्रश्न पे चलते हैं। 120 प्रश्न हम लोग कर चुके थे। 120 प्रश्न हम लोग कर चुके थे। उसके आगे हम लोग अपने प्रश्न को देखते हैं कि उसके आगे 120 प्रश्न था। ओके, तो 117 हुआ, 118, 120, यहाँ तक हम लोग अपने प्रश्न को कल की लेक्चर में कर चुके थे। आते हैं 121 नंबर प्रश्न पे। देखिए प्रश्न 121, यहाँ पे 121 नंबर जो प्रश्न करा है कि वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पे डी में कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसके अनुसार अगर बात की जाए वृद्धि एवं विकास से, तो ये जो है एक दूसरे के पूरक हैं। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे ये सही हो रहा है, माफ कीजिएगा ए नहीं, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि वृद्धि एवं विकास में का अगर अंतर की बात की जाए तो वृद्धि जो है वृद्धि करने या होने का अर्थ संख्या एवं आकार में बढ़ना होता है। वृद्धि का जो मुख्य अर्थ की बात करें तो इसका जो होता है यह संख्या एवं आकार में बढ़ना होता है। जबकि विकास का अर्थ की बात करें तो यह किसी भी क्षमता या जरूरत को पूरा करने की ललक बढ़ाने के साथ उनकी आवश्यकताओं को विविधता पूर्वक वह करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये जितनी सारी मैंने आपको प्रश्न कराए बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। देखते हैं अगला प्रश्न 122। 122 जो प्रश्न है कि बाल विकास का सही क्रम क्या होना चाहिए। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि बाल विकास का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन जो यहाँ पे देख सकते हैं ए में दिया है प्रौढ़ा अवस्था, किशोरा अवस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरा अवस्था, मध्य किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था। सी में बाल्या अवस्था, किशोरा अवस्था और प्रौढ़ा अवस्था। तो ये आपको प्रश्न देखने से तुरंत आपके मन में विचार उत्पन्न हो गया होगा कि अरे यहाँ पे तो सी विकल्प जो है सर ये सही हो रहा है। पहले बाल्या अवस्था होता है, इसके बाद किशोरा अवस्था और इसके बाद क्या होता है प्रौढ़ा अवस्था। यहाँ पे ये विकल्प जो सी है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, इसके बाद देखिए 123 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 123 जो प्रश्न है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो यहाँ पे डी विकल्प जो है यह सही हो रहा है। आकार, सोच, समझ और कौशलों में जो वृद्धि है यह विकास में वृद्धि
कि आगे की जो मुख्य बातें हैं उसमें आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, अपने शारीरिक परिवर्तन में वृद्धि, ये सब जो होते हैं विकास से संबंधित माने जाते हैं। ओके, आगे प्रश्न पे आते हैं 124 नंबर प्रश्न पे। 124 जो प्रश्न है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। स्नायु मंडल जो है यह जो है शारीरिक विकास का एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है और शारीरिक विकास वह प्रक्रिया है जो मानव शैशव अवस्था से शुरू करता है और किशोरा अवस्था के साथ साथ स्थूल और सूक्ष्म मोटर के कौशल पर केंद्रित उत्तरा अवस्था पर वह क्या करता है, जारी रखता है। और यह जितनी सारी मानव संरचना होती है, उनके रूप होते हैं, कार्य होते हैं, वह उसी तरह से अपने मस्तिष्क, मांसपेशियां, इंद्रियों, अंगों और जितनी तरह के हड्डियां, शरीर आदि में परिवर्तन जो है ये देखने को मिलता है। तो स्नायु मंडल हुआ ये जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र माना जाता है। ओके, इसके देखिए आगे आते हैं प्रश्न 125। 125 नंबर प्रश्न है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, उपरोक्त सभी, क्योंकि मानसिक यहाँ पे पूछा गया है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो वंशानुक्रम ये भी सही है, परिवार का वातावरण और परिवार की सामाजिक स्थिति ये बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को इसके बारे में मानसिक विकास के बारे में बता देते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकास को कई कारकों से प्रभावित करते हैं, जैसे परिवार का वातावरण हुआ, समाज और समाज से संबंधित अन्य परिस्थितियां हुआ। उसके बाद अगर मानसिक विकास की गति को प्रभावित करने वाली जितने सारे कारक हो गए। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 126। 126 जो प्रश्न है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है यह किस अवस्था के लिए मतलब उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरा अवस्था, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो रहा है, उपरोक्त जो है सभी हो रहा है, क्योंकि बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरा अवस्था ये तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बातें को भी लिख दिया गया है कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि, सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वह किस अवस्था के लिए उपयोगी होता है। तो तीनों अवस्था के लिए उपयोगी होता है, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरा अवस्था। ओके, इसमें शिक्षक का मेन मुद्दा होता है। शिक्षक जो होते हैं वह मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं और इस विधि के द्वारा जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है शिक्षक का, उससे वह सीखने पर अधिक बल देता है और इस विधि से प्राप्त होने वाले जितने सारे ज्ञान होते हैं वह अस्थायी ज्ञान होते हैं और अस्थायी रूप से उसको स्पष्ट किया जाता है। और एक होता है प्रयोजन विधि, इस चीज को भी आप जरूर याद कीजिएगा। एक होता है प्रयोजन विधि। प्रयोजन विधि में बालकों में तारक चिंतन और अन्वेषण शक्ति का विकास होता है। ये प्रयोजन विधि ये जरूर याद कीजिएगा। प्रयोजन विधि में बालकों में तारक चिंतन, अन्वेषण शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। आगे देखते हैं प्रश्न 127। 127 जो प्रश्न है कि बाल्य अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था जो होती है 12 वर्ष तक होती है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, बाल्यावस्था याद कीजिएगा 12 वर्ष तक। 128 प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे जो 128 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरा अवस्था की मुख्य समस्या है? संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, उपयुक्त सभी।
तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यह सही हो रहा है, उपरोक्त सभी, क्योंकि पूछा गया है कि किशोरा अवस्था की मुख्य समस्याएं कौन सी है। तो मैंने पिछले लेक्चर में किशोर अवस्था के बारे में अच्छे से बता दिया है कि कौन कौन सी उसकी मुख्य समस्या होती है। तो यहाँ पे संवेगात्मक समस्या, शारीरिक परिवर्तन की समस्या और समायोजन की समस्या, यहाँ पे तीनों विकल्प सही हो रहे हैं। आगे देखिए प्रश्न 129, विकास शुरू होता है, तो यहाँ पे ये हो गया बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशव अवस्था से, पूर्व बाल्या अवस्था से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो रहा है इस ऑप्शन के अनुसार, देखिए ऐसा ही प्रश्न एक पीछे भी आया था, तो वहाँ पे ऑप्शन जो था दूसरा था और यहाँ पे ऑप्शन जो है दूसरा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, प्रसव पूर्व अवस्था से जो विकास शुरू होता है यह प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। ओके, इसके बाद देखिए 130 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 130 जो प्रश्न है कि परिपक्वता का संबंध क्या है, मतलब परिपक्वता मतलब रूढ़ व्यक्ति, परिपक्वता का क्या संबंध है, विकास से संबंधित है, वृद्धि से संबंधित है, सृजनात्मक से संबंधित है कि रुचि से संबंधित है। तो यहाँ पे परिपक्वता का जो संबंध माना जाता है वह विकास से संबंधित होता है। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगर बात किया जाए कि परिपक्वता का तात्पर्य क्या होता है, इसका मुख्य भूमिका क्या है, अर्थ क्या है, तो परिपक्वता का जो मुख्य तात्पर्य होता है वह किसी भी व्यक्ति के निहित लक्षणों और क्षमताओं को प्रकट करने से होता है। अगर यह जो है आनुवांशिक और पर्यावरण के पारस्परिक प्रभाव से, जैसे भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप में परिपक्व होने की एक क्या होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, कौन सा, परिपक्वता। तो यह जो है विकास से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न 131। 131 जो प्रश्न है कि वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत और इनमें से सभी। तो आप लोग को मन में आ रहा होगा कि अरे यहाँ पे इनमें से सभी दिया है तो हम इसको सही कर लेंगे। नहीं, ऐसा तो प्रश्न में आपको भुलवाने के लिए जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। वृद्धि और विकास का जो मुख्य सिद्धांत है वह व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत माना जाता है और इन्हीं को बुद्धि एवं विकास का भी सिद्धांत कहा जाता है। इन्हें हम बुद्धि एवं विकास का सिद्धांत कहा जाता है और इस सिद्धांत के अनुसार विकास की जितनी सारी प्रक्रियाएं होती है वह अविराम गति से निरंतर चलती रहती है और यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए तो अगर मान लेते हैं कि प्रथम 3 वर्षों से अगर बालक के विकास की जो प्रक्रिया है बहुत तीव्र रहती है और फिर उसके बाद क्या होती है, मंद पड़ जाती है। अगर मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, इसकी जो लंबाई है बहुत तेजी से बढ़ रही है, अब फिर उसके बाद क्या होगी, ये लंबाई में वृद्धि रुक गई, फिर कुछ सालों के बाद इसकी लंबाई में वृद्धि चालू हो गई। तो वही यहाँ पे बातें कह रहा है कि वृद्धि एवं विकास का मुख्य जो सिद्धांत होता है वह व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत माना जाता है। ओके, इसके बाद देखते हैं 132 प्रश्न पे। 132 जो प्रश्न है कि विकास कैसा परिवर्तन है, यह गुणात्मक परिवर्तन है कि रचनात्मक परिवर्तन है कि गणनात्मक परिवर्तन है कि नकारात्मक परिवर्तन है। तो विकास जो है एक प्रकार का जो है गुणात्मक परिवर्तन माना जाता है। विकास जो है एक प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन माना जाता है और विकास का जो अर्थ होता है वह गुणात्मक परिवर्तन ही होता है जो मूल्य के सापेक्ष होता है। और उसका अगर मुख्य अर्थ की बात किया जाए तो विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। ओके, इतना सारा समझ में आप लोग को आ रहा होगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 133। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये 133 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। अब यहाँ पे सिद्धांत की बात किया है तो सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है। यह निरंतर चलने वाली
प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ए ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पे सही हो रहा है। इस 133 नंबर प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। सभी की विकास दर जो है समान नहीं होती है, ये बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। और यहाँ पे इस विकास का जो सिद्धांत से ये जो एक्यूरेट ऑप्शन जो हो रहा है ए ऑप्शन सही हो रहा है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ओके, इसके बाद देखिए 134 प्रश्न। 134 जो प्रश्न है कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष में, 10 से 20 वर्ष में, 20 से 25 वर्ष में, 5 से 10 वर्ष में। तो 15 से जो 20 वर्ष का उम्र जो होता है, 15 से 20 वर्ष वहाँ पे जो होता है ये मानसिक जो विकास की जो प्रक्रिया होती है वह उच्चतम सीमा तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पे 15 से 20 वर्ष, यहाँ पे 15 कर लीजिए गया, 15 से 20 वर्ष जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, 15 से 20 वर्ष। आगे देखिए 135 जो प्रश्न कर रहा है कि मनोविज्ञान सामान्यतः मानव, यहाँ पे खाली स्थान दिया है, से संबंधित है। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव के किससे संबंधित है? भावनाओं से संबंधित है कि विचारों से संबंधित है कि आचरण से संबंधित है कि ये सभी से संबंधित है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, ये सभी से संबंधित है। मनोविज्ञान जो सामान्यतः है वह मानव से संबंधित है, जो और मानव का जो भावनाओं, विचार, आचरण इससे सारे चीज़ों से संबंधित है। मानव के अंदर भावनाओं को जगाने की प्रवृत्ति होती है। अगर एक दूसरे के सामने बात करना होता है तो वह अपने विचारों को आदान प्रदान भी करता है। और किसी भी मानव का पहले रुख देखा जाता है तो पहले उसका बिहेवियर को चेक किया जाता है कि उसका आचरण कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। तो यह सारी चीज़ें जो है यह मनोविज्ञान सामान्यतः मानव के ऊपर डिपेंड करता है, आश्रित है। आगे देखते हैं प्रश्न 136। 136 जो प्रश्न है कि शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी, यहाँ पे खाली स्थान दिया है, बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। इस 4 विकल्प में से अगर मानव की जिंदगी बनाना है तो इसमें से सबसे प्रमुख है, मुख्य जो वर्ड शब्द है कौन सा होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए, यहाँ पे भरना है। संतोषजनक होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए कि सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे इस ऑप्शन का प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है कि सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। शिक्षा को किसी भी व्यक्ति की अपनी जिंदगी संबंधित के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अब रही बात की शिक्षा, तो इसके बारे में मैं आप लोग को समझा देते हैं कि जो शिक्षा है एक आजीवन चलाने वाली हम लोग की प्रक्रिया है। हम लोग क्या, पूरे विश्व की प्रक्रिया है। जिस भी व्यक्ति के पास अगर शिक्षा नहीं है तो आप देख सकते हैं अभी वर्तमान परिस्थितियों में कैसी कैसी घटनाएं घट रही है। जिसके पास शिक्षा है तो वह व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ आगे की ओर कर पा रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है तो उससे थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना वर्तमान परिस्थितियों में देखने को मिल रहा है। तो शिक्षा जो है एक आजीवन चलाने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्तियों के व्यवहार और व्यक्तित्व का संशोधित करती है और इस प्रकार इन्हें पुष्टि कर बोझ मुक्त वातावरण प्रदान करके विकसित करती है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं 137 प्रश्न पे। 137 जो प्रश्न है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के या कि, यहाँ पे खाली स्थान दिया है, उसका विकास करना। व्यक्ति के ज्ञान का विकास करना, कि शरीर का विकास करना, कि व्यक्तित्व का विकास करना, कि बुद्धिमत्ता का विकास करना। तो ये आप लोग को अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है कि व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना होता है, व्यक्ति के विकास से संबंधित माना जाता है। क्योंकि जो हम लोग एक समाज के अधीन काम को करते हैं और समाज की संस्कृति और सभ्यता व्यक्तियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब क्या चीज, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये क्या हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी? कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे
मेरे मम्मी पापा हो गए, और मम्मी पापा हो जान उनके बाद इनके ये क्या हो गए, ये छोटे छोटे इनके बच्चे हो गए, छोटे छोटे बच्चे होंगे। तो ये अभी इनकी पहली पीढ़ी चल रही है, और इसके बाद माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, ऊपर मतलब चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो ये छोटे छोटे अगर बच्चे हैं, ये भी इनकी आगे की एज बढ़ने लगती है, इनकी आयु बढ़ जाती है, 20 से मान लेते हैं 25 वर्ष होते हैं। इसके बाद इनकी शादी होती है, तो शादी होती है तो ये भी एक माता पिता के समान रूप धारण कर लेते हैं। अब इनके द्वारा फिर एक बाल बच्चा का निर्माण होता है। तो ये जो प्रक्रिया है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए 138 प्रश्न। 138 जो प्रश्न है कि एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? विधि मान्यता, विश्वसनीयता, दिव्य अर्थकता और वस्तुनिष्ठता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, दिव्य अर्थकता। दिव्य अर्थकता शब्द ये क्या चीज हुआ? मैं यहाँ पे कुछ अजीब टाइप को आप लोग कल देखने को मिल रहा होगा कि अरे भाई ये दिव्य अर्थकता का मतलब क्या होता है। तो दिव्य अर्थकता जो शब्द, ऐसे शब्द होते हैं जिनके दो अर्थ निकलते हैं। कितने अर्थ निकलते हैं? तो जिनके दो अर्थ निकलते हैं, जिनके दो अर्थ निकलते हैं। और इन शब्दों का उच्चारण जो होता है, इन शब्दों का जो उच्चारण होता है, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, इन शब्दों का जो उच्चारण होता है साथियों वह एक समान होता है। इन शब्दों का जो उच्चारण होता है वह क्या होता है? एक समान होता है। इस छोटी छोटी बातों को आप लोग को जरूर याद रखना होगा। अगर आप लोग शिक्षक बन जाएंगे, आप लोग पढ़ाने जाइएगा, तो आप कैसे बच्चों के प्रति अपनी मनोवृत्ति, मनोभावना, कैसे आप बच्चों से बात करते हैं, कैसे बच्चों को समझाते हैं, ये सारी प्रक्रिया आपके अंदर, शरीर मन के अंदर ये सारी चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो अर्थ जो हो गए, उच्चारण एक समान ही होते हैं, और केवल यहाँ पे अर्थ जो होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर बात करते हैं तो एक ले लेते हैं अली। एक अली शब्द लेते हैं। अली शब्द का अर्थ होता है एक सखी होता है, और एक अली का मतलब होता है कोयल होता है। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द है और इसके भिन्न भिन्न अर्थ जो है देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो वह उसी को कहा जाता है दिव्य अर्थकता। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न 139। 139 जो प्रश्न है यहाँ पे कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल होता है, शिक्षक होता है, माता पिता होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो बच्चे का सबसे पहला जो शिक्षक होता है माता पिता होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है, 2 से 3 साल के आयु में रहता है, तो वह उस समय खेलता है, और उसके मम्मी पापा ही उसको स्लेट, हम लोग भी स्लेट पेंसिल से पढ़े हैं, तो उन लोग को सिखाते हैं कि बाबू क इस तरह लिखना है, ख इस तरह लिखना है, ग लिखना है, इस तरह ABCD पढ़ाते हैं। तो ये सबसे बड़े माता पिता जो होते हैं, पहले शिक्षक बच्चे के लिए होते हैं। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 140। 140 यहाँ पे जो प्रश्न कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड प्रोजेक्टर और एपीडियास्कोप। तो यहाँ पे आंसर जो हो रहा है सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ब्लैक बोर्ड जो प्रोजेक्टर होता है यह सामग्री नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। तो साथियों हम लोग 20 प्रश्नों को किए हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्नों को। 141 यहाँ पे जो प्रश्न करे कि अनुसंधान से पता चलता है कि खाली स्थान है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? भरा जाएगा क्या? उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा, निरुत्साहन। तो निरुत्साहन यहाँ पे ऑप्शन जो सी हो रहा है ये सही हो रहा है। अभिप्रेरणा जो है ये सही हो रहा है, क्योंकि अभिप्रेरणा की सीखने की प्रक्रिया एक प्रबल चर माना जाता है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर होता है अभिप्रेरणा। आगे देखते हैं 142 प्रश्न पे। 142 जो प्रश्न है कि स्कूल पुस्तकालय खाली स्थान है, इसका एक शैक्षणिक तंत्र क्या होता है?
अल्प मूल्य होता है, थोड़े मूल्य होते हैं, ज़्यादा मूल्य नहीं, विचारणीय मूल्य होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इस ऑप्शन के अनुसार, अब प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन सही हो रहा है कि स्कूल पुस्तकालय विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र होता है। 143 प्रश्न पे आते हैं। 143 प्रश्न है कि समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, इसके अनुसार कौन सा विकल्प सही हो रहा है? निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 144 प्रश्न पे आते हैं। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था? तो 2006, 7, 8 और 9 में। तो यहाँ पे 2009 जो हो रहा है विकल्प ये सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन साथियों यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है 2009 दिया है, लेकिन 2009 तो कहीं कहीं किताबों में लिखा गया है, लेकिन आप लोग को याद करना होगा 2010। आप लोग को याद करना होगा 2010। आर्टिकल 21 के अनुसार, आर्टिकल 21 के क के अनुसार, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 21 के क के अनुसार आरटीआई अधिनियम, ओहो यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में, आरटीई अधिनियम ओके में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ये मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम। तो आर्टिकल 21 के आरटीई अधिनियम के अनुसार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। आगे देखते हैं प्रश्न 145। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम एवं स्वभाव में, यहाँ पे 2 स्थान दिया गया है, खाली भरने वाला क्या होगा? निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सामाजिक, सक्रिय सरल। तो यहाँ पे सक्रिय सामाजिक जो सी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 के अनुसार शिक्षण जो है वह सक्रिय और प्रकृति में सामाजिक है। क्यों सामाजिक है? कि यह जो है एक निष्क्रिय पाठ्यचर्या बच्चों के सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास में योगदान नहीं कर सकता है। इसी के लिए जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए केवल किताबी ज्ञान के लिए सामाजिक रूप से आवश्यक नहीं है, इसमें व्यवहार भी है, उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। तो बच्चों के लिए जो किताबी ज्ञान होता है वह नहीं देना चाहिए। किताब तो ठीक है पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी उसमें व्यवहार, उससे बाहरी थोड़ा ज्ञान को भी बच्चों को अग्रसर करना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए। तो हम लोग 145 प्रश्नों को कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही प्रश्नों को रखते हैं। वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा है कि थोड़े थोड़े हम लोग प्रश्नों को करें जिससे आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आए। तो आप लोग इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जितने सारी वीडियो हैं आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा और वहां से आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही।